विशेष भारत टीवी में मैं हूं आपके साथ चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर खींचतान लगातार जारी है। एक तरह जहां सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है, तो वहीं सरकारें भी तमाम प्रयास करने का दावा कर रही है। इस बीच भाजपा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार काम करने के लिए महज 40,000 तो विज्ञापन के लिए 16 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिस पर बातचीत में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भाजपा को बहस के लिए चुनौती दी है। गोपाल राय ने कहा, भाजपा के लोग आ जाएं और अपने किसी भी राज्य से दिल्ली की तुलना कर बता दें कि उन्होंने क्या कदम उठाए और यहां क्या कदम उठाए जा रही हैं। पर्यावरण मंत्री ने कहा, दिल्ली सरकार की ओर से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, सभी प्रयास कर रहे हैं ताकि स्थिति बेहतर हो। उधर प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार द्वारा एक हफ्ते से उठाए गए कदमों को अब 21 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। नतीजतन दिल्ली में कंस्ट्रक्शन और डेकोरेशन संबंधी गतिविधियां 21 नवंबर तक बंद रहेंगी। इसके अलावा यहां गैस इंडस्ट्रीज को छोड़कर सभी इंडस्ट्रीज पर 21 नवंबर तक पाबंदी है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से कई स्टेप ले रही है। उन्होंने यह भी कहा, दिल्ली सरकार एफर्ट कर रही है कि इस नवंबर के बाद इसकी समीक्षा करेंगे, इसके बाद तय करेंगे आगे क्या करना है। 100% सरकारी विभागों में वर्क फ्रॉम होम। दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट और लाइब्रेरी अगले आदेश तक बंद रहेंगे। दिल्ली के अंदर बाहर से आने वाले गाड़ियों, ट्रक और अन्य कॉमर्शियल वाहन को बंद करने के निर्देश। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने के लिए 1000 प्राइवेट बसों को हायर किया गया है। मेट्रो और डीटीसी दोनों की तरफ से डीडीएमए को लेटर लिखा है, केवल सिटिंग अलाउड है। इसके लिए पूर्ण विचार के लिए रखा गया है। दिल्ली के अंदर 10 साल पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ियों की लिस्ट पुलिस को दी गई है, वे इस पर कार्रवाई करेंगे। वहीं इस अभियान को और सघन किया जाएगा। दिल्ली के अंदर 372 वोटर स्प्रिंकलर काम कर रही है, उनसे अलग फायर ब्रिगेड के वाटर मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। गैस के अलावा सभी इंडस्ट्री बंद रहेंगे। ट्रैफिक कंजक्शन को मॉनिटर करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली में ऑड इवन को लागू करने के सवाल पर गोपाल राय ने कहा, अभी तो सारे डायरेक्शन पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा 21 नवंबर तक रिव्यू होगा और फिर आगे कोई फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा, फिलहाल दिल्ली मेरन लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को भी आगे बढ़ाया गया है। दिल्ली सरकार दिल्ली में प्रदूषण रोकने की भरपूर कोशिश कर रही है। दिल्ली के अंदर बढ़े हुए प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बैठक के बाद दिल्ली सरकार ने कुछ इमरजेंसी मेजर्स लिए थे, जिसके तहत 17 तारीख तक दिल्ली के अंदर सभी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटी को, निर्माण एवं विध्वंस कार्य जितने थे उसको बंद कर दिया गया था। आज 17 तारीख पूरी हुई है। आज अभी सरकार के अलग अलग विभागों के साथ हमने बैठक की और उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो सरकार ने पहले लिए थे और कल जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशंस ने संयुक्त बैठक में डायरेक्शंस दिए, उसके आधार पर लिए गए। जो निर्णय लिए गए हैं कि दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन बैन 21 तारीख तक के लिए 21 नवंबर तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी दिल्ली में 21 तारीख तक कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन कार्य पर बैन रहेगा। दिल्ली के अंदर 100% सरकारी विभागों में वर्क फ्रॉम होम रहेगा। 21 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया गया है। दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स, ट्रेनिंग सेंटर्स, लाइब्रेरी, ये सभी फर्दर ऑर्डर तक बंद रहेंगे। दिल्ली के अंदर हमने बाहर से एसेंशियल सर्विस को छोड़ करके जो गाड़ियां दिल्ली में इंटर करती हैं उनको बंद करने का निर्देश दे दिया गया है। पुलिस विभाग और ट्रांसपोर्ट मिल करके इसको इंश्योर करेगा। दिल्ली के अंदर
पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के लिए 1000 प्राइवेट सीएनजी बसों को हायर करने की प्रक्रिया कल से शुरू की जाएगी, जिससे 1000 अतिरिक्त बसें जो प्राइवेट बसें हायर करके हम सड़क पर उतारेंगे, जिससे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक से अधिक उपयोग करें। मेट्रो और डीटीसी दोनों की तरफ से डीडीएमए को लेटर लिखा गया है। अभी तक कोरोना की स्थिति की वजह से केवल सीटिंग अलाउ है, मेट्रो में भी और बसों में भी। स्टैंडिंग मेट्रो में भी रोक है। तो अभी डीडीएमए को लिखा गया है कि इसको लेकर के वो पुनर्विचार करें, क्योंकि मेट्रो में ज़्यादातर स्टैंडिंग लोग सफ़र करते हैं। तो इसको लेकर के डीडीएमए को लिखा गया है कि इस पर पुनर्विचार करके नया डायरेक्शन दें, जिससे कि दोनों की कैपेसिटी को जो है बढ़ाया जा सके। 1000 प्राइवेट बसें जो है वो लाने का निर्णय ले लिया गया है। इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर 10 साल पुरानी जो डीजल गाड़ियां हैं और 15 साल पुरानी जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं, उनकी लिस्ट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से पुलिस को हैंडओवर किया गया है, जिसको लेकर के वो कार्रवाई शुरू करेंगे, जो उसका चलना बंद करेंगे। पीयूसी को पेट्रोल पंप पे जो चेकिंग का अभियान दिल्ली में चल रहा था, उसे और सघन किया जाएगा, जिससे कि जो प्रदूषित गाड़ियां हैं उनको भी रोका जा सके। साथ ही साथ अभी दिल्ली के अंदर 372 वाटर स्प्रिंकलिंग के टैंकर काम कर रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और करने के लिए जो दिल्ली में 13 हॉट स्पॉट हैं, उन 13 हॉट स्पॉट पे फायर ब्रिगेड की जो वाटर मशीन है, उन 13 हॉट स्पॉट पे उनको लगाया जाएगा, जिससे कि वहाँ पर पानी के छिड़काव को और ज़्यादा किया जा सके। दिल्ली के अंदर गैस के अलावा जो भी इंडस्ट्री चल रही है उस पर पूरी तरह से बैन रहेगा, और उसके लिए टीमें इंस्पेक्शन करेंगी। अगर कोई भी पोल्यूटेड फ्यूल पे अगर इंडस्ट्री चल रही है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और 10वां पॉइंट जो निर्णय आज हमने लिया है कि जो ट्रैफिक कंजेशन है उसके लिए पुलिस को स्पेशल ट्रैफिक पुलिस की टास्क फोर्स बना करके और मॉनिटर करने का निर्देश दिया गया है, जिससे कि ट्रैफिक को स्मूथ किया जा सके और वहाँ जो कंजेशन की वजह से पोल्यूशन होता है गाड़ियों का, उसे रोका जा सके। तो आज ये 10 पॉइंट हमने डिसीजन लिया है, जिसको आज ही इसको इमीडिएट इफेक्ट से डायरेक्शन आज हम जारी करवा रहे हैं और इसको दिल्ली के अंदर लागू किया जाएगा। जैसा मैंने कहा था कल भी कि जो दिल्ली के अंदर रेड लाइट ऑन गाड़ी आप हमारा कैंपेन था, वो 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो 19 तारीख से सेकेंड फेज भी हम उसका लॉन्च कर देंगे। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। सर, पिछले 7 साल में एक आरटीआई से खुलासा हुआ है 1450 करोड़ रुपए ग्रीन टैक्स के तौर पर दिल्ली वालों ने दिल्ली सरकार को पे किया है। उसके बावजूद भी सर प्रदूषण ही मिल रहा है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, जो टैक्स आता है उससे लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए ई रिक्शा के लिए उनको सब्सिडी दी जाती है, क्योंकि जो दिल्ली का ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है उसमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी में उस पैसे को लगाते हैं, जिससे कि लोगों को मेट्रो से बस से जो आते जाते हैं उनकी लास्ट माइल कनेक्टिविटी की गारंटी हो सके। सर लास्ट क्वेश्चन, सर अरविंद केजरीवाल जी ने जनवरी में एक कोई ट्वीट किया था, कहा था सितंबर तक दिल्ली वालों को बसें मिल जाएंगी, शुभकामनाएं भी दी थी। आज हम नवंबर में है सर, तो कहाँ वो रोक टोक रहेगी? अब आपको किराए पे लेनी पड़ रही बसें? बसें रेगुलर आ रही हैं और अभी कुछ दिन पहले रेगुलर बैच में बसें आ रही हैं। आज 6500 बसें दिल्ली के अंदर चल रही हैं, टीटीसी और क्लस्टर की मिला करके। अभी कुछ ही दिन पहले 2000 बसों का वर्क ऑर्डर हुआ है और वो फेज वाइज बसें जो है वो आ रही हैं और आगे आती रहेंगी। अभी ये इमरजेंसी बेसिस पे ये तत्काल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए लिया जा रहा है। सर, गोपाल जी, एक सवाल ये है कि
जितने भी ये कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को प्रदूषण की मार ना झेलनी पड़े, दिल्ली में जो बेघर लोग हैं उनको प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार के पास क्या उपाय हैं? और खास तौर से कहा जाता है कि प्रदूषण की मार बच्चों में सबसे ज्यादा होती है, तो बेघर बच्चे भी हैं, उनको बचाने के लिए क्या सरकार कुछ प्लान कर रही है या कोई कदम उठाए जा रहे हैं? नहीं, उनके लिए इसको लेकर के हमारे जो शेल्टर्स हैं, तो शेल्टर में इस तरह के लोगों की व्यवस्था हम ठंड के महीने में होती है, तो उनका उसमें करेंगे। सर शेल्टर के दिल्ली में अलावा क्या कुछ और प्लान तैयार करने की जरूरत है जहाँ बच्चों का ख्याल रखा जाए, क्योंकि प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, तो क्या उनका मेडिकल चेकअप होता हो या डॉक्टर का इंतजाम वहाँ होता हो, इस तरह की व्यवस्था कोई है? नहीं, अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो हॉस्पिटल्स तो सारे अवेलेबल हैं। सर दिल्ली में पोल्यूशन जो है उसमें बहुत बड़ा योगदान व्हीकलर पोल्यूशन का है उसमें, और राजधानी दिल्ली को 15,000 से अधिक बस की जरूरत 2010 में थी। अब क्या आप लोगों के पास आकलन है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जितना अच्छा करेंगे पोल्यूशन कम होगा, ये तमाम एक्सपर्ट कहते हैं। उसके हिसाब से दिल्ली को कितनी बस की जरूरत है आज की डेट में, और कितनी है, और कब तक वो आ जाएगी? देखिए, दिल्ली के अंदर एक्सपर्ट्स की हर चीज़ पे बहुत अलग अलग राय है। सभी एक्सपर्ट्स की दिल्ली के अंदर व्हीकल पोल्यूशन होता है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीएनजी पे होना चाहिए, एनसीआर में नहीं होना चाहिए। एक्सपर्ट्स कोई राय देने को तैयार नहीं है। जब मैंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के साथ संयुक्त बैठक हुई थी तभी मैंने कहा था, अब दिल्ली के अंदर चारों तरफ से सारी डीजल की बसें आएंगी, पोल्यूशन नहीं होगा। दिल्ली के अंदर जो है सारी जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो सीएनजी पे चल रही है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो सीएनजी पे बसें हैं इनको भी इलेक्ट्रिक बसों में तब्दील किया जाए, तो सरकार उससे भी एडवांस स्टेज की तरफ जा रही है और इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली के अंदर आएँ उसके लिए भी हमने तैयारी की है। तो आगे हमारी तैयारी ये है कि इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली की सड़कों पर रहें, उसकी तरफ भी हम काम कर रहे हैं। दिल्ली की आबादी के हिसाब से कितनी बस की जरूरत है, मैं ये जानना चाह रहा था। नहीं, ये देखो, ये तो जो बसों की ज़रूरत है उस हिसाब से, जैसे मैंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो बसों के अलावा मेट्रो भी इस पे काम कर रही है, उसके अलावा अब आगे हम इलेक्ट्रिक बसों को लाने का प्लान कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसों के आने से पोल्यूशन और कम होगा। सर पराली गोपाल जी, एक क्लैरिटी चाहिए। अभी आपने बोला कि जो एनसीआर से आने वाली गाड़ियां हैं उनको, ये गाड़ियां सिर्फ ट्रक हैं? हाँ, ट्रक हैं, सिर्फ ट्रक है ना? सर अभी बीजेपी भी पीसी कर रही है। संबित पात्रा ने एक आरोप लगाया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आप लोग को करोड़ों रुपए का फंड मिला, इस डबल बर्निंग के नाम पे आरोप लगाते रहे, कोई काम नहीं हुआ और इसीलिए दिल्ली की ये दशा है। नहीं, दो बातें हैं। दिल्ली के लिए क्या फंड मिला है, किसको फंड दिया उन्होंने? दिल्ली के लिए क्या फंड दिया है? दिल्ली के अंदर तो हम 100% स्टबल बर्निंग को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार सारा काम कर रही है। राज्यों को फंड दिया है, राज्यों को फंड दिया है, ये सच बात है, लेकिन हमने पर्यावरण मंत्री के साथ जब बैठक की थी तभी कहा था कि इसका ग्राउंड एक्शन प्लान बनाइए, फंड देने से समाधान नहीं होगा। हमने कहा था जितना पैसा केंद्र सरकार दे रही है उससे आधे पैसे में सरकार को डायरेक्शन दीजिए और बायो डीकम्पोजर का छिड़काव हो सकता है, क्योंकि 50% जब हम पैसा देते हैं और 50% किसान को देना होता है तो किसान कहाँ से 50% लाएगा? तो सरकार जिम्मेदारी ले करके और अगर छिड़काव करती है जैसे दिल्ली सरकार कर रही है तो किसान का तो इसमें रोल नहीं है। और जो मैं दावे से कह रहा हूं, मैं कई बार कह चुका हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट जितना पैसा दे रही है उससे आधे पैसे में हो सकता है, तो डायरेक्शन क्यों नहीं जारी करती सेंट्रल गवर्नमेंट? सर स्टबल मैनेजमेंट को लेकर आपकी जो डिकम्पोजर टेक्निक थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, उस पर भी सवाल खड़े हुए हैं। उसकी स्पेंडिंग को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है और ये कह रही है कि कहीं ना कहीं उसमें भी आपने कुछ बहुत ज्यादा बेहतर काम नहीं किया। नहीं, क्या सवाल है? सवाल क्या है उनका? पब्लिसिटी पे ज्यादा पैसे, पब्लिसिटी पे नहीं, हम ग्राउंड पे काम करते हैं और ग्राउंड पे जब काम करते हैं तो लोगों को बेचैनी होती है। हमने ग्राउंड पे पूसा के साथ, हमने ग्राउंड, केंद्र सरकार की संस्था है पूसा, उस पर केंद्र सरकार को काम करना चाहिए था, नहीं किया, हमने किया। हमने ग्राउंड पर जाकर के छिड़काव किया, उसका जो रिपोर्ट आई वो हमने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन को सौंपी पिटीशन। उन्होंने कहा जो आप कह रहे हो, उन्होंने कहा इसलिए थर्ड पार्टी ऑडिट कराओ। अब वो उनकी संस्था है, उनकी जल शक्ति की संस्था से हमने ऑडिट कराया। आप पूछो कि ऑडिट वाली संस्था उन्होंने गलत रिपोर्ट दिया है क्या? रिपोर्ट उन्हीं की है, उन्हीं की एजेंसी है, वो रिपोर्ट उन्हीं को सौंप दी गई है। यही कहना है कि पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा पराली जलाई जाती है, तो दिल्ली में क्यों पोल्यूशन है? पोल्यूशन वहां सबसे ज्यादा होना चाहिए।
गोपाल जी, कौन कह रहा है? गोपाल जी, बीजेपी सेम टाइम बीजेपी आरोप लगा रहे हैं। संबित पात्रा ने बीजेपी पात्रा ये कह रहे हैं वो कि पंजाब और हरियाणा में सरकार का प्रदूषण होना चाहिए क्योंकि पराली वहां जलाए जाते हैं। एक बार अपने पर्यावरण मंत्री से पूछ लें कि क्यों यहाँ पोल्यूशन होता है, वो बता देंगे। सर, संबित पात्रा बार-बार ये कह रहे हैं कि आपने 40,000 में कैप्सूल तो खरीद लिया, लेकिन एडवर्टीजमेंट में 22 से 23 लाख लगा दी। संबित पात्रा कह रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? इसलिए लगा दी कि लोग जागरूक हों, क्योंकि जब कोई चीज आप प्रयोग करते हो तो लोगों के अंदर उसको यूज करने के लिए हेजिटेशन होता है, लोगों का माइंड मेकअप करना होता है, और उसका परिणाम हुआ है कि आज लोगों के अंदर उसको लेकर जागरूकता बढ़ी है। क्या नहीं, फिगर तो हम चेक कर लेंगे। फिगर तो वो उनका फिगर इतना फैक्ट अच्छा होता है कि वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में कि 4% पराली का कंट्रीब्यूशन है, और उसी में फैक्ट देते हैं कि 35 से 40% होगा, तो फैक्ट के तो वही मालिक होंगे। प्रैक्टिकल बात यह है कि जब सलूशन समाधान तैयार है तो उसको लागू करने में और जगह प्रॉब्लम कहाँ है? दिल्ली सरकार ने समाधान निकाला है, समाधान उसको लेकर लागू करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से इतने दिन से गुहार लगा रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री मीटिंग क्यों नहीं बुला रहे हैं? क्या डर लग रहा है? क्या बोल देंगे लोग मीटिंग में? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को डर किस बात का लग रहा है? दिवाली के अगले दिन से चिट्ठी पर चिट्ठी हम लिख रहे हैं कि मीटिंग करिए, बात करिए, समाधान निकालिए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री मीटिंग क्यों नहीं बुला रहे? केंद्र सरकार मीटिंग बुलाने से क्यों डर रही है? बैठ के बात करने से होगा, समाधान तब निकलेगा, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से नहीं होगा। गोपाल जी, आपको लगता है कि कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा कमी इसलिए भी है क्योंकि कई राज्य सरकारें, खासकर पंजाब ने तो यहाँ तक कह दिया हम एनसीआर के क्षेत्र में ही नहीं आते, हम पर ये सारी चीजें लागू ही नहीं होती। नहीं, मसला उसका नहीं है। देखिए, जब पिछली मीटिंग बुलाई थी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने, तो पंजाब भी शामिल हुआ था, कल भी वो शामिल हुआ था। पंजाब का जो रोल है वो पंजाब से बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना, और जो दिल्ली का रोल है वो दिल्ली को देना पड़ेगा। जो एनसीआर में यूपी का, हरियाणा का जो रोल है, जो राजस्थान का रोल है, उसे देना पड़ेगा। तो दिस इज ए पॉसिबल, सबका अलग अलग रोल है। पंजाब का रोल इसमें यह है कि पंजाब के अंदर जब पराली जलती है और हवा का रुख अगर उत्तरी होता है, तो वो हवा का रुख से अभी तक सारे जो एनालिसिस आ रहे हैं उसका इम्पैक्ट दिल्ली में आके पड़ता है। जहां तक वो बार बार बात कर रहे हैं कि पंजाब में धुआं जलता है, दिल्ली क्यों प्रभावित होता है, ये मैं बार बार यही बात करता हूं कि एक शब्द है एयर सेड, और बीजेपी के लोगों को नहीं पता है तो पर्यावरण मंत्री जी को एक मीटिंग बुला करके उनको समझाना चाहिए कि एयर सेड क्या होता है। पंजाब में अगर वो कोई गतिविधि होती है उसका इम्पैक्ट यहां तक आता है। दिल्ली की जो भौगोलिक बनावट है, यहां जो भी चीजें आती हैं वो आकर के कटोरे जैसे चीजें आके जम जाती हैं, यहां पर आकर के स्टेगनेंट हो जाती हैं, ठहर जाती हैं, जिसका इम्पैक्ट दिखता है। तो इसलिए जो ये सारी चीजें हैं, मुझे लगता है बीजेपी हर चीज पे पर्दा डाल के भागना चाहती है। मुझे लगता है कि हर राज्य को अपना रोल निभाना चाहिए और केंद्र सरकार को अपना रोल निभाना चाहिए। जब अगर पराली के गलाने का समाधान है और जितना पैसा केंद्र सरकार दे रही है, तो उसको ये डायरेक्शन देने में क्या प्रॉब्लम है कि इस पैसे को पराली के छिड़काव में सरकारें खर्च करें? प्रॉब्लम कहां है भाई? पैसा तो आप दे रहे हो, समाधान है। जितना आप जो 50% आप सरकार देती है, 50% किसानों से मांगते हो। हम कह रहे किसानों से मत मांगो, जितना पैसा देते हो, जैसे दिल्ली सरकार छिड़काव कर रही है, आप भी छिड़काव करो। आप बिना विज्ञापन के कर दो, छिड़काव कर तो दो। सर, उसमें संबित पात्रा ये कह रहे हैं 40,000 का काम और 16 करोड़ रुपए का प्रचार। मेरा ये कहना है ना कि उनकी प्रॉब्लम कुछ और है, उनको पराली का समाधान नहीं चाहिए। पूरे दिल्ली के अंदर योगी जी की होर्डिंग लगी हुई है। संबित पात्रा जी को कभी दिखा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, होर्डिंग पूरे दिल्ली में पट्टी होती, कभी दिखा उनको? उनकी प्रॉब्लम ये नहीं है, उनकी प्रॉब्लम ये है, वो अलग प्रॉब्लम है कि आम आदमी पार्टी फैल कैसे रही है। मसला आज प्रदूषण का है, और प्रदूषण के ऊपर मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि जितना पैसा केंद्र सरकार दे रही है, उसके आधे पैसे में सभी पराली के प्रबंधन का काम हो सकता है। उसके लिए डायरेक्शन की जरूरत है। राज्य सरकारों के पास टीम है, और उसके लिए पूसा इंस्टीट्यूट केंद्र सरकार का, वो प्रशिक्षण देने के लिए साइंटिस्ट तैयार हैं।
वो दिल्ली के अंदर घूम घूम करके काम कर रहे हैं, वो सब जगह करने को तैयार है। उस चीज को डाइल्यूट करने की कोशिश हो रही है। गोपाल जी, आपने इंटेंट की बात पहले भी की है। अगर इस तरीके की पॉलिटिकिंग होगी इन चीजों पे, पोल्यूशन को लेके, तो आपको लगता है समाधान कभी भी निकल पाएगा? निकल पाएगा। कैसे? देखो, उसके लिए तो बात ही तो करना पड़ेगा ना। तो हो नहीं रही है सेंटर से आपकी? नहीं तो नहीं हो रही है, तो ये तो बात आपको उनसे पूछनी पड़ेगी कि बात क्यों नहीं करना चाहते हैं। भाई, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, सारे लोग चर्चा कर रहे हैं, मीडिया में चर्चा कर रहे हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री मीटिंग क्यों नहीं बुलाना चाहते? मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आ रही, कब बुलाएंगे? वो भाजपा के लोग कहते हैं साल भर काम नहीं क्यों करते? अरे साल भर तो छोड़ो, इमरजेंसी सिचुएशन में आप मीटिंग बुलाने को तैयार नहीं हो। साल भर की तो बात ही छोड़ दो भाई, वार्ता से ही तो समाधान निकलेगा। कल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने मीटिंग बुलाई अधिकारियों की, लेकिन मैं बार बार कहता हूं, समस्या किसानों की नहीं है, समस्या सरकारों की है। और सरकारों को समस्या निकालने के लिए सरकारों का संवाद जरूरी है। बार बार डाइवर्ट किसानों पर ले जाते हैं, किसानों की समस्या है ही नहीं, समस्या सरकारों की है। सरकारों को इसका समाधान निकालना है और सरकारों समाधान निकाल सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, 2 साल पहले इसका समाधान हमें नहीं दिखता था, आज समाधान है, कम पैसे में समाधान है। उनको समाधान नहीं दिख रहा है, उनको विज्ञापन केवल दिख रहा है। तो गोपाल जी, आप मानते हैं कि दिल्ली में अभी भी प्रदूषण का सबसे बड़ा फैक्टर पराली ही है, कोई दूसरा कारण नहीं है? नहीं, दूसरे कारण भी हैं। हमने कभी ये नहीं कहा, हमने हर समय कहा दिल्ली के प्रदूषण का 2 हिस्सा है। एक हिस्सा है दिल्ली के अंदर का प्रदूषण और दूसरा है दिल्ली के बाहर का प्रदूषण। दिल्ली के जब मैं बाहर का प्रदूषण कहता हूं तो एनसीआर का प्रदूषण शामिल है और उसमें पराली का भी प्रदूषण शामिल है। ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है पोल्यूशन का मैटर। और दिल्ली का प्रदूषण है, इसीलिए हम 2 महीने से कंटिन्यूअस विंटर एक्शन प्लान के तहत काम कर रहे हैं। एंटी डस्ट कैंपेन क्यों चला रहे हैं अगर केवल पराली का प्रदूषण है तो? दिल्ली के अंदर रेड लाइट ऑफ गाड़ी ऑन कैंपेन क्यों चला रहे हैं? कोई और राज्य तो नहीं चला रहा है ना, दिल्ली चला रहा है। क्यों चला रहा है? क्योंकि हम चाहते हैं कि दिल्ली का व्हीकल पोल्यूशन कम हो। एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन हम क्यों चला रहे हैं? क्योंकि दिल्ली के अंदर का वो पोल्यूशन है। लेकिन अब दिल्ली के अंदर सीएनजी बस चलेगी, दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक बस चलेगी और सभी सराउंडिंग स्टेट से सारी डीजल का धुआं आकर के यहां घुसेगा, तो फिर तो वो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। थर्मल पावर प्लांट का पोल्यूशन है जिसको आज बंद करने के लिए जो है निर्णय लिया गया, वो ईंट भट्ठों का पोल्यूशन होता है। दिल्ली के चारों तरफ जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है उसका पोल्यूशन होता है, उसका इंपैक्ट दिल्ली पे पड़ता है। विंटर सेशन में केवल पराली का पोल्यूशन इंपैक्ट करता है, जो चूंकि वो घटनाएं तेजी के साथ होती हैं। दिल्ली में जितनी गाड़ियां चल रही हैं वो 10 दिन में दुगना नहीं होती, लेकिन पराली की घटनाक्रम क्या है कि वो 10 दिन के अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है। 1 तारीख को 100 जगह पराली जल रही थी और 4 तारीख को 5000 जगह जली। तो इस मिनिमम टाइम पीरियड में वो इन चीजों को मल्टीप्लाई कर देती है। इसलिए ये जो कंफ्यूजन यहां से जंप करके वहां जो हम जाते हैं कि या तो ये है या वो है, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता। 3 फैक्टर हैं। एक, दिल्ली के अंदर का पोल्यूशन है जो व्हीकल पोल्यूशन है, डस्ट पोल्यूशन है, बायोमास बर्निंग का पोल्यूशन है। दूसरा, दिल्ली के सराउंडिंग जो एनसीआर का इलाका है उसका पोल्यूशन है। और तीसरा, पराली का पोल्यूशन है। जब ये तीनों मिलते हैं दिवाली और पराली के समय, ये हर साल ये जंपिंग होती है, ये 1 साल का सिनेरियो नहीं है। इसलिए एक समग्रता में सोच करके ज्वाइंट एक्शन प्लान बना करके जब काम होगा तो मुझे लगता है इसका समाधान निकलेगा। सर, आप ये मान रहे हैं कि केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है, पराली का समाधान है लेकिन उसको लागू ना करें? नो, केंद्र सरकार केवल जिम्मेदार नहीं है, राज्य सरकारें भी जिम्मेदार है। पैसा तो राज्य सरकारों को जाता है, लेकिन केंद्र सरकार अगर एक्टिव हो तो उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। दिल्ली के अंदर तो केंद्र सरकार ने डायरेक्शन नहीं दिया, हम तो कर रहे हैं, अपने दम पे कर रहे हैं। तो पंजाब की सरकार भी कर सकती है, हरियाणा की सरकार भी कर सकती है। इस बार जो आंकड़े आ रहे हैं, हरियाणा के अंदर जो है मतलब 30% ज्यादा पराली जल गई। क्या दिल्ली सरकार भी दूसरे राज्यों की तरह जिम्मेदार है दिल्ली में प्रदूषण के लिए? दिल्ली सरकार जिस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दिल्ली के हम सब लोग हैं और उसके लिए इसलिए हम काम कर रहे हैं। हमारी जो जिम्मेदारी है उसको निभाने के लिए हम एग्रेसिवली वर्क कर रहे हैं। सर, आदेश गुप्ता ने कहा कि हम 40,000 रुपए का चेक दिल्ली सरकार को देने को तैयार हैं, हम मिलकर काम करेंगे प्रदूषण हटाने के लिए। हाँ, हम सब मिल के काम करने को तैयार हैं, स्वागत है। तो चेक लेने को तैयार हैं आप? या हाँ? पैसे दीजिए, साथ में मिलकर काम करेंगे। पैसे हम पैसे दे रहे हैं दिल्ली सरकार को, हेल्प कर रहे हैं। 40,000 का चेक देंगे।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को दे दें। थैंक यू। इसी के साथ फिलहाल की खबरों में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बनी रहिए आदर्श भारत टीवी के साथ। नमस्कार।